Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Riya, and in this video we will cover up the chapter 4 of our literature and language part first, BA first year, first semester book. The fourth chapter is the generation gap. But before starting with the chapter, we will have a look about the author and the essay. तो यहाँ पे जो ऑथर एंड द एसे, जैसे कि हमें चैप्टर का ही नाम पता है, हमें द जनरेशन गैप। तो इसमें जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि भाई जनरेशन के बीच में गैप होना, ठीक है, पता चल गया। लेकिन हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं बेंजामिन मैकलेन स्पॉक, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है और ये इनके बुक का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो जनरेशन गैप है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता, बल्कि इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं। दिस चैप्टर डिस्कसेस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये चैप्टर जो है, जो कि यहाँ पर एक्सर्प्ट दिया गया है, द जनरेशन गैप, ये चैप्टर हमें जो प्रॉब्लम्स हैं सेल्फ आइडेंटिटी की, कि भाई मेरी पहचान क्या है, मैं इंडिपेंडेंस हूँ या नहीं हूँ, फेस बाय एडोलेसेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये उन प्रॉब्लम्स को बताता है जो कि एडोलेसेंस यानी टीन एज में जो बॉयज़ आ जाते हैं, जो गर्ल्स होती हैं टीन एज की, उन्हें खुद में ये होता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है समाज में। क्योंकि उस एज तक जो बच्चा होता है उसकी आइडेंटिटी उसके पेरेंट्स से होती है, उसके मम्मी पापा से होती है। कहीं पर भी जाता है वो तो ये कहते हैं कि ये डैश मिस्टर का बेटा है, कि ये वर्मा जी का बेटा है, ये किसी और का बेटा है, तो उसके पेरेंट्स से, उसके मदर एंड पेरेंट्स से उसकी पहचान होती है। लेकिन अब यहाँ पर बच्चा जो हमारा है वो बड़ा हो गया है, वो टीनेज क्रॉस कर चुका है, एडोलेसेंस के एज में आ चुका है, तो अब वो इतना अवेयर हो चुका है कि उसे खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए है सोसाइटी में, खुद का जो उसे इंडिपेंडेंस है वो चाहिए है। A young person goes through various stages of identification, rejects the earlier role models and forms a new identity in accordance with the needs of the times. एक यंग पर्सन जो है वो आइडेंटिफिकेशन के वेरियस स्टेजेस से होकर गुजरता है। बहुत स्टेजेस हैं यहाँ पे, हमें चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेजेस बताई गई हैं हमें। फर्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेकंड है रिबेलियस नेचर एंड थर्ड है हमारी नीड ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक यंग पर्सन जो है वो वेरियस स्टेजेस, आइडेंटिफिकेशन के वेरियस स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें कि जो उसके अर्लियर रोल मॉडल्स होते हैं वो उनको रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसे उनमें कुछ कमियां लगती है, खामियां लगती हैं, और वो नए रोल मॉडल्स को बनाना स्टार्ट कर देता है कि भाई नहीं, मुझे अब वैसा नहीं बनना, मुझे अब ऐसा बनना है। और एक नई आइडेंटिटी को, जैसे कि समय की डिमांड होती है, जैसे कि टाइम की नीड होती है, उसकी डिमांड होती है, उसी तरीके से वो खुद में चेंजेस लेके आता है, उसी के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है। They desire to establish a new identity may be misunderstood by elders as इंसोलेंस और रिबेलियन। और उनकी जो डिज़ायर होती है, उनकी जो इच्छा होती है अपनी खुद की एक नई आइडेंटिटी बनाने की, उसे अक्सर क्या करा जाता है, मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है, गलत समझ लिया जाता है एल्डर्स के द्वारा एज इंसोलेंस और रिबेलियन, कि ये तो हमसे बहस कर रहे हैं, ये तो हमें डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, बट ये उनके न्यू आइडियाज़ होते हैं, ये उनकी सोच होती है। अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम एक ही तरीके से चलें और हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया ना आए, तो सोसाइटी में तो कभी चेंजेस आएंगे ही नहीं ना। सोसाइटी में चेंजेस कब आने स्टार्ट होते हैं? जब कोई न्यू आइडियाज़ आते हैं, जब कुछ नया करने की चाह होती है, कुछ अलग उठ के आता है, तभी तो वो चेंजेस होते हैं ना। सो दैट्स इट। नाउ अब ये जो डिज़ायर है बच्चों की, अब पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, सपोज कर लो कि तुम अभी 10th क्लास से और 11th क्लास में आए हो, या फिर तुम अपनी ये लगा लो, तुम ग्रेजुएशन का लगा लो कि तुम अपनी 12th क्लास करके और तुम अभी आगे क्या करना चाहते हो, तुमने 12th नॉन मेडिकल से करी है और तुम आगे बीटेक करना चाहते हो, जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हो, और फिर आईटी के किसी अच्छे से कॉलेज में तुम क्या करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बेटा बीटेक वगैरह करवाने का हमारा इतना मतलब अच्छा सा वो नहीं है, हम तुम्हें इतना पैसा नहीं लगा सकते तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करो, तुम अच्छी से मतलब किसी जगह ऐसे सिंपल बीएससी वगैरह कर लो, या फिर ग्रेजुएशन के लिए बीए कर लो, उसके बाद कोई कोचिंग वोचिंग लेके और कहीं जॉब लग जाना। तो पेरेंट्स तुम्हारे ये बोल रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम उनके साथ जो है अब इस बात पे, भाई तुम्हारा सपना कुछ है, उनका सपना कुछ है, कि वो चाहते हैं कि तुम जल्दी सक्सेस हो जाओ, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं यार, मुझे तो बीटेक करनी है, मुझे तो बीएससी करनी है किसी और चीज़ में, मैं तो नहीं करता, और मुझे तो आईटी में जाना है, तो भाई मैं बीटेक या बीएससी में घुसूँ ही क्यों। लेकिन पेरेंट्स जो मैं चाहते हैं कि तुम सिंपल बीएससी कर लो, वो बीए करने के लिए नहीं इतना फोर्स कर रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम सीधा बीएससी कर लो और फिर कोई जॉब, कोचिंग वोचिंग लेके कोई जॉब पकड़ लेना। लेकिन यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, उनसे बहस करो कि नहीं मुझे तो ये करने, तो वहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि ये जो है ना, ये हमसे बहस कर रही है, हमें डिसरिस्पेक्ट शो कर रही है, हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो अक्सर ये क्या करा जाता है, मिसअंडरस्टूड करा जाता है। अब कोई बच्चा है, उसने 12th कर ली है, वो आगे कुछ पढ़ना नहीं चाह रहा, वो क्या चाह रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी पापा मुझे तो यूट्यूबर बनना है, मैं थिएटर में जाऊँगा, मुझे थिएटर में जाना, और मुझे कुछ आगे पढ़ाई नहीं करनी है ज़्यादा कुछ खास, और मुझे सिर्फ थिएटर की पढ़ाई करनी है, थोड़ी सी मुझे वो पढ़ाई करनी है, तो उसके बाद मैं ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दूँगा। अब उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, तो तू सिंपल ग्रेजुएशन करके कहीं पर जॉब तो पकड़ ले, तो क्या थिएटर वेटर में घुस रहा है, कि तू क्या यूट्यूबर बनेगा।
अब उसके पेरेंट्स उसको उस तरीके से खींच रहे हैं, लेकिन वो बच्चा है कि वो जानना चाहता है। तो यहाँ पे वो जब अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताता है तो उन्हें क्या लगता है कि भैया हमसे बहस कर रहे हैं। तो अक्सर इसको बहस के तौर पे ही लिया जाता है, उसको गलत समझ लिया जाता है कि हमें डिसरिस्पेक्ट शो कर रही है, हमें बहस कर रहा है हमारे साथ, ठीक है। हाउएवर ऑल रिबेलियन इज़ नॉट नेगेटिव, जबकि जो सभी रिबेलियन है यानी जो विरोध है, विद्रोह है, वो कोई भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे विद्रोह कौन सा है कि भाई पेरेंट्स को अपनी बात समझाना, वो नेगेटिव नहीं होता है। It can be channeled positively and be used in the transformation of a young individual into a responsible adult. ये it can be channeled positively, sorry. इट कैन बी चैनल पॉजिटिवली, इसे हम पॉजिटिवली देख सकते हैं और इसे किसी भी यंग इंडिविजुअल के एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट में बदलने की ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि भाई वो इतना अवेयर है, वो इतना समझदार है कि वो क्या कर सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस बना सके और मैच्योर डिसीजंस ले सके वो, ठीक है। और इसे हम नेगेटिव ना समझते हुए इसे हम पॉजिटिव समझ सकते हैं। और पॉजिटिव समझने के बाद भी ये क्या होता है, ये एक और इसे हम पॉजिटिवली ले सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है और इसका यूज़ हम किसी भी यंग इंडिविजुअल को किसी भी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट में बदलने के लिए कर सकते हैं। ये था हमारे चैप्टर का एक शॉर्ट सा समरी, ठीक है। ये चैप्टर के ये 5-6 जो लाइनें हैं ये सब कुछ हमें चैप्टर के बारे में बता देती हैं। हम अब चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, बेंजामिन मैकलिन स्पोक। अभी जो हमारे ऑथर हैं, ये जो चैप्टर है वो हमारे ऑथर द्वारा लिखा गया है जिनका नाम बेंजामिन मैकलिन स्पोक है। ये एक फेमस अमेरिकन पेडिस्ट्रियन थे। पेडिस्ट्रियन होता है जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, पेडिस्ट्रियन उन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। जो बेंजामिन मैकलिन स्पोक है ये एक फेमस अमेरिकन पेडिस्ट्रियन है जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं। इन हिज वेल नोन बुक बेबी एंड द चाइल्ड केयर जो कि 1946 में पब्लिश हुई थी, ही मेड यूज ऑफ psychoanalysis to understand a child's behavior and issues related upbringing of children. अब देखो, ये जो हमारे ऑथर हैं ये एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, फेमस अमेरिकन डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बेबी एंड द चाइल्ड केयर। 1946 में वो बुक पब्लिश हुई थी इनकी। और उस बुक में उन्होंने साइको एनालिसिस होता है गाइस, ब्रेन का एनालिसिस करना, यानी डीप एनालिसिस करना, बहुत ही अच्छे से किसी बच्चे के मूवमेंट्स को देखना, उनके ब्रेन की जो उनके मूवमेंट्स हो रहे हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल डीप तरीके से उन्होंने उनके ब्रेन का एनालिसिस करा, उनके बिहेवियर का एनालिसिस करा, यू कैन से, ऑलराइट। किसी मतलब चाइल्ड के बिहेवियर को मतलब समझने के लिए, और अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, कि कैसे हम चिल्ड्रन को जो है वो अपब्रिंग कर सकते हैं एक अफेक्टिव तरीके से, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस बुक में ये सब कुछ लिखा। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, द जनरेशन गैप। अभी जो चैप्टर है हमारा द जनरेशन गैप, रिबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज नेचुरल इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंस। अब जो देखो, पहले जनरेशन गैप बता दिया मैंने कि जनरेशन गैप है, लेकिन अब बात आ जाती है कि ये जनरेशन गैप अक्कर क्यों हो रहा है। जनरेशन गैप के अक्कर होने का सबसे पहला रीज़न है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाँ ये है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी एडवांसमेंट हो रही है किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में, या फिर जो भी तेज़ियाँ आ रही है टेक्नोलॉजी में, आप देख सकते हो कि जो मतलब 90s के हैं, 1990s के जिनका बर्थ है उनको पता है ये बात अच्छे से, और जिनका इवन 2000 से 2003 और 4 तक का भी बर्थ है ना, उन्हें भी इन बातों का अच्छे से पता, अगर उन्हें ध्यान होगा तो, कि इंडिया में स्मार्टफोन्स जो है वो पहले नहीं थे। इंडिया में स्मार्टफोन्स 2010 के आसपास आए हैं, ठीक है। इवन जो 1990s के बर्थ से है ना, उन्हें तो ये भी पता है कि इंडिया में पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे। उन्हें एक एक फ़ोन के लिए ना क्या पता कितने कितने दूर जाना पड़ता था, पूरे गांव का एक टेलीफोन वगैरह हुआ करता था। प्रॉपर तुम किसी भी 1980s या 1990s की मूवी देखोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कि क्या हाल थे। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद जो है, कभी अपनी नानी दादी और से पूछ के देखना, मम्मी पापा के पास बैठना, उनसे पूछना कि मम्मी पापा फ़ोन कब आए थे, कैसे क्या हुआ था, और उनसे भी पूछना यार, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके बचपन में ना क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। कि उन्हें एक एक फ़ोन के लिए बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था। मतलब हालांकि मेरे घर में ऐसा नहीं था, हमारे घर में स्टार्टिंग से फ़ोन रहा है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो उस टाइम पे नोकिया के कीपैड आते थे, ठीक है। अब फिर 2010 के आसपास जो है फिर इंडिया में टच का फ़ोन रिलीज़ हुआ। वो भी इतने बड़े बड़े नहीं थे जितने कि आज के होते हैं, वो छोटा सा जैसे नोकिया का फ़ोन नहीं होता है, बस उतना ही साइज़ का, उससे थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है। बस इतने ही साइज़ के फ़ोन होते थे। और उसके बाद से डेवलपमेंट होती गई। तो उसके बाद आजकल तुम्हारे पास ये फ़ोन है जो कि हर किसी के घर में है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 फ़ोन भी होते हैं हर किसी के घर में, ऑलराइट। और पहले वो एक टाइम था कि जहाँ पे वो एक फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये आता है कि जनरेशन गैप की, जो जनरेशन गैप की प्रॉब्लम है ना, वही बात है, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे पापा मम्मी जो है वो थोड़े शरीफ होते हैं, जिनके ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो मतलब अनपढ़ होते हैं, जिन्हें कभी पढ़ने का टाइम वगैरह नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो उन्हें यार ये फ़ोन वोन के बारे में कुछ नहीं पता। आजकल की ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह चलो उनके बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें तो ये पता नहीं फ़ोन चलाने में क्या हवा दिखता है कि भाई क्या पता क्या जंग जीत रहे हैं हम ये फ़ोन चला के भी, क्योंकि यार
उनकी जनरेशन को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी जनरेशन को छोड़ दिया। हम अपनी जनरेशन में जो देख रहे हैं ना, हम उसके साथ फैमिलियर, बहुत ज़्यादा फैमिलियर है लिटरली। उन्हें हमारी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें हमारी इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। उन्हें तो आजकल की हिंदी भी ऐसे लगता है कि भाई पता नहीं क्या हिंदी है। ऑलराइट, अब देखो यार, ये जो जनरेशन गैप है वो इस वजह से ओकर हो रहा है क्योंकि उन्हें इस बारे में नहीं पता, जो भी आज के लिए एडवांसमेंट चल रहा है, आज की टेक्नोलॉजी चल रही है, जो पहले के बर्थ के उन्हें नहीं पता क्योंकि उनके टाइम में सब कुछ नहीं होता था ना, वो इतने पढ़े लिखे हैं। लेकिन आज के टाइम वाले बच्चों को सब कुछ पता है, तो वो क्या करते हैं कि पापा आपको तो कुछ पता ही नहीं है आज की जनरेशन के बारे में, आज की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो इस वजह से जनरेशन गैप बढ़ पा रही है क्योंकि वो एक दूसरे के थॉट्स को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये देखो तुम्हारी मेंटेलिटी, आजकल की मेंटेलिटी क्या है, थोड़ी सी वाइडन है, ठीक है। लेकिन पहले की मेंटेलिटी जो वही है ना, वो लिमिटेड है कि वो वाइडन नहीं है, कि वो सिर्फ एक दायरे तक ही सीमित है, कि वो यहीं तक सोच सकते, उससे बाहर नहीं सोच सकते। लेकिन जो तुम यंग जनरेशन की देख रहे हो, उसकी मेंटेलिटी बहुत वाइड है ना, बहुत मतलब उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि तुम बहुत ज़्यादा खुली है, बिल्कुल ओपननेस है मेंटेलिटी में, इतना कुछ नहीं वो कर पा रहे हैं, ठीक है। और जिसकी जो वही है, जिसके ओपन ये है, उसका कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का या फिर उसके एल्डर्स का या फिर उसके घर के एनवायरनमेंट का जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है, इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से उसकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है। तो इस वजह से जो जनरेशन गैप है वो वाइडन हो रहा है क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो अर्लियर जनरेशन के थॉट्स को नहीं समझ पा रही है, उनके थिंकिंग को नहीं वो सोच पा रही है कि भाई वो कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। और ना अर्लियर वाली जो है वो न्यू जनरेशन की मतलब थॉट्स को समझ पा रही है कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई हमारा विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल हमें डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आ जाओ चैप्टर में। जो रिबेलियसनेस है पेरेंट्स के अगेंस्ट में, वो बिल्कुल नेचुरल है, इनएविटेबल हो जाता है कि मस्ट है, ये तो होनी ही होनी है, इसे कोई रोक नहीं सकती, यू कैन से अनअवॉइडेबल, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस होता है यंग एडल्ट या फिर कोई भी यंग एज या टीनेजर की जो एज होती है उसको बोलते हैं। जो रिबेलियसनेस नेचर है, ठीक है, यानी प्रोटेस्ट की जो है जो रिबेलियसनेस का नेचर है वो क्या है, आजकल कॉमन है पेरेंट्स के अगेंस्ट में, वो बिल्कुल नेचुरल है। वो हर इवन अगर आप 5 साल के बच्चे को भी देखोगे ना, उसमें भी ये रिबेलियस नेचर है। वो बोल रहे हैं मम्मी मेरे को चॉकलेट खानी है, मम्मी बोल रहे हैं कि नहीं खानी है, तो वो कहता है कि क्यों नहीं खानी है, मेरे को खानी है। आजकल ये देखो कि 5 साल के बच्चे में भी रिबेलियस नेचर है कि ये नेचुरल है, इसे बिल्कुल नेचुरली अपने आप ही होता है इस एज में, कोई इसे जानबूझ के लेके आता है। ये इनएविटेबल है, ये अनअवॉइडेबल, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता, ये होता ही होता है क्योंकि इन दोनों के जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। ये इनएविटेबल यानी अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट है एडोलेसेंस का, टीनेज का या फिर यंग एडल्ट्स का। It assists them in giving up the comforts and security of home, achieving real independence, working for progress. ये उनकी हेल्प करता है, सिस्टम मतलब हेल्प करता है उनको, ये उनकी हेल्प करता है घर के सिक्योरिटी और कंफर्ट्स को छोड़ने में और रियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने में, प्रोग्रेस के लिए वर्क करने में। कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसे क्या लगता है कि उसे अपने घर जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में लगता है कि भाई मैं अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाऊँ, और कहीं पर भी जाऊँ तो भी मुझे क्या मिले, कंफर्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप के साइड से बाहर निकलता है, तो उसे पता चलता है कि भाई जितना भी कंफर्ट और सिक्योरिटी है वो सिर्फ घर में ही है, बाहर की दुनिया में कोई भी ना कंफर्ट है ना सिक्योरिटी है। तो ये जो रिबेलियस नेचर है कि भाई उसे पढ़ना है, उसे कुछ करना है, कि मम्मी पापा बोल रहे तू ये कर, मैं ये तू ये कर, बच्चा बोल रहा है कि नहीं मैं ये करूँगा, तो क्या करा उसने, क्या बोला कि नहीं मैं ये करूँगा, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है तो कर ले, तेरी मर्जी है जो कुछ कर। तो वो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसे घर छोड़ रहा है कि कहीं पे वो हॉस्टल में जाके रह रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल सारे काम खुद कर रहा है, अपने घर की सिक्योरिटी को उसने छोड़ा, अपने घर के कंफर्ट्स को उसने छोड़ा, और रियल इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए वो वर्क कर रहा है, प्रोग्रेस के लिए वो वर्क कर रहा है, और वो सभी काम कर रहा है जो उसने कभी करे भी नहीं थे। लेकिन बीइंग एन इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल ही इज़ वर्किंग फॉर दैट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो रिबेलियस नेचर है पेरेंट्स के अगेंस्ट में वो नेचुरल है, इनएविटेबल एस्पेक्ट है एडोलेसेंस का, और ये इवन जो यंग एडल्ट्स हैं उनकी हेल्प करता है कि वो घर के कंफर्ट्स को, इन गिविंग अप द कंफर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम एंड वर्किंग फॉर प्रोग्रेस एंड अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट पैराग्राफ यही था। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या आता है, द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर द यंग पर्सन दो ही डजंट यूजुअली थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स। जो मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम है ना किसी भी यंग पर्सन की, वो ये है, हालांकि वो इस टर्म के बारे में इस तरीके से सोचता नहीं है, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है, टू फाइंड आउट हिज ओन आइडेंटिटी, टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिजायर्स टू बी एंड गेट स्टार्टेड बीइंग अ पर्सन। ये देखो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है ना, जो हर एक इंडिविजुअल की, हर एक यंग एडल्ट की प्रॉब्लम है, वो हर यंग पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, वो खुद की आइडेंटिटी ढूंढना है, वो ये ढूंढना है कि वो किस तरीके का सॉर्ट होता है, टाइप, ठीक है। सॉर्ट का मतलब होता है टाइप की, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही रियली डिजायर्स टू बी, कि किस तरीके का पर्सन जो है वो बनना चाहता है, और वो गेट स्टार्टेड बीइंग अ पर्सन, और उस तरीके के पर्सन बनने के लिए काम करता है। लेकिन वो इसको इस तरीके से नहीं सोच रहा है कि उसे अपनी खुद की आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है, उसे किस तरीके का पर्सन बनना है, या उसे उस पर्सन बनने के लिए क्या काम स्टार्ट करना है, वो इस बारे में इस तरीके को नहीं सोचता है। लेकिन उनके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना वो यही होती है कि उन्हें खुद की एक आइडेंटिटी सोसाइटी में चाहिए होती है। इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप विद। इसका मतलब ये है कि वो पर्सनैलिटी जिसके साथ
वो बड़ा हुआ है और जो उसका नेचर बन चुका है, हाउ विल बी थॉट बाय हिज फ्रेंड्स, फैमिली एंड हिमसेल्फ। मतलब इसका मतलब है कि वो पर्सनैलिटी गेन करना जिसके साथ वो बड़ा होकर उसका एक बिल्कुल ये बन जाएगा कि भाई वो इस तरीके का पर्सन है, इस तरीके का उसका पेरेंट है, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है कि कैसे किस वे में उसको उसके फ्रेंड्स याद रखते हैं, कि कैसा नेचर है उसका, उसके फ्रेंड्स जो उसके बारे में सोचते हैं, क्या उसकी फैमिली सोचती है, क्या वो खुद अपने बारे में सोचता है, ये सब कुछ उसकी वो पर्सनैलिटी डेवलप कर देते हैं। इट इज़ नॉट सो मच अ मैटर ऑफ कमिंग टू कॉन्शियस डिसीजन। इसका ये मतलब नहीं है या इसका ये इरादा नहीं है कि वो जो है कॉन्शियस डिसीजंस लेना सीखे। कॉन्शियस डिसीजंस हो जाता है कि हाउ वाइज डिसीजंस यू टेक, ठीक है, कि कितने वाइज कितने समझदार डिसीजंस तुम अपनी लाइफ में ले रहे हो। कि इस बात का मैटर नहीं है, कि ये इस बात से रिलेट नहीं करता कि कोई भी इंडिविजुअल कितने वाइज डिसीजंस, कितने कॉन्शियस डिसीजंस जो हैं वो अपनी लाइफ में ले रहा है। इट्स गेनिंग अ सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद जॉब टू डू। इसका मतलब ये है कि एक सेंस गेन करना, यानी दिमाग में एक चीज़ बैठा लेना कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है किस चीज़ के साथ, कि जब उसके पास एक जॉब है करने के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ आ जाता है हमारा, देयर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स दैट गो टू मेक अप द आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल फाइनली अचीव्स। अब जो हमारे ऑथर हैं बेंजामिन मैकलेंसबर्ग, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जिससे होकर, मतलब जो कि एक इंडिविजुअल जिससे होकर एक इंडिविजुअल गुजरता है तो वो फाइनली अपनी आइडेंटिटी को अचीव कर लेते हैं। फिर कह लो कि किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को फॉर्म करने में 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। वो 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कैरेक्टर ही वॉज डेवलपिंग ऑल थ्रू हिज चाइल्डहुड। जो सबसे पहला एलिमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे पहला एलिमेंट है वो ये है कि कौन सा, वो द कैरेक्टर डेवलपिंग। वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का है, वो कैरेक्टर जो कि वो अपने चाइल्डहुड से लेकर और आज तक की ज़िंदगी में डेवलप करता हुआ आ रहा है, जो कुछ उसने अपने चाइल्डहुड से, अपने बर्थ से लेकर आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है। ये जो थर्ड पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस का, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, और इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बड़ा छोटा सा चैप्टर है, और ऐसे के बारे में कवर करने के बाद भी हो जाएगा हमारा कवर। ऑलराइट, अब फर्स्ट और फॉरमोस्ट कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट एलिमेंट क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि वो अपने बचपन से लेकर थ्रू ऑल हिज चाइल्डहुड से लेकर और आज तक की टिल लाइफ में वो डेवलप करता आ रहा है। ठीक है, अब देखो कि जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है, जब तक वो स्कूल में नहीं जाता, तो उसके वो क्या चाहता है कि भाई उसकी मेंटालिटी क्या होता है, उसका जो वर्ल्ड है वो कहाँ तक लिमिटेड रहता है, उसके घर तक, उसके पड़ोस तक, उसकी गली तक, उससे बाहर ना उसने कुछ देखा होता है, ना उसने वो कभी गया हुआ होता है। 3 से 4 साल की एज में जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाना स्टार्ट कर देता है, तो तब तक वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही इन्फ्लुएंस होता है। उसके घर में पेरेंट्स हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके कोई भी रिलेटिव्स है जो भी उसके साथ उसके घर में रहते हैं, वो सिर्फ उनसे ही इन्फ्लुएंस रहता है। अब देखा होगा कि कभी भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल आते हुए रोते हैं, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से दूर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे उन्हें आदत पड़ती है, वो स्कूल में आना स्टार्ट करते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, उनका एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो एनवायरमेंट है उसके साथ वो फ्रैंक हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें घर जाने का मन नहीं करता है। और ये चीज़ जो बड़े लोग हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई उनका घर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो अपने जो स्कूल का एनवायरमेंट है उसके साथ इतने फ्रेंडली हो जाते हैं, इतने कोजी हो जाते हैं कि उन्हें घर का एनवायरमेंट भी कोजी नहीं लगता है। ऑलराइट, अब a boy beginning at about the age of 3 has been striving to be a man like his father and the girl to be like her mother. अब कोई भी बॉय है जिसकी 3 से 4 साल है, मतलब 3 से 4 साल की एज में वो क्या सोचता है कि वो अपने स्ट्राइविंग होता है ट्राई टू कॉपी, कि वो उस तरीके का मैन बनना चाहता है जैसे कि उसका पापा है। कहने का मतलब है कि 3 से 4 साल की एज में, शुरुआती एज में जो बच्चा है, जो एक लड़का है, वो वैसा आदमी बनने की सोचता है, वो वैसा आदमी बनने की सोचता है कि भाई मैं जैसे मेरे पापा हैं। और वहीं पर जो लिटिल गर्ल है 3 से 4 साइज़ की, वो ये कोशिश करती है कि मैं अपनी मम्मी की तरह बनूँ। सो दे हैव टू कास्ट देमसेल्व्स इन द माउथ्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, सो वो क्या सोचते हैं कि उन्हें अपने कास्ट करना है खुद को, यानी खुद को डालना है किस माउथ होता है ढांचा, कि उन्हें खुद को अपने पेरेंट्स के माउथ में, यानी जो मेरे पेरेंट्स का ढांचा है उसके अंदर खुद को डालना है, तभी हम उनके जैसे बन पाएंगे। दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स, और टिल द एज ऑफ 3 दे ओनली सी देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर रिलेटिव्स हु आर लिविंग विद देम। और ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन रिलेटिव्स को देखा है, उन पेरेंट्स को देखा, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, जो उनके साथ उनके घर पे रहते हैं, और इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मुझे मेरे मम्मी के जैसा बनना, मुझे मेरे पापा के जैसा बनना है। ठीक है, ऐसा, और वो अपने पेरेंट्स ही बने हुए हैं। ठीक है, बट टू बिकम एन effective adult, an individual must break off most of his dependence on his parents, not to free enough to leave home, but to develop ideas and aims of his own, so that he can help to solve the existing problems of society in which he live. blah 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 blah। इतनी स्पीड मत पेलो मैडम, थोड़ा सा आराम से पढ़ा दो, हमें समझना भी है, नहीं भगा रही हूँ, ध्यान से सुनो। लेकिन अब देखो, बच्चा जो होता है वो क्या बोलता है कि 3 से 4 साल के एज में वो क्या ट्राई करता है कि जब तक वो जो है अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है, तब तक वो क्या सोचता है सिर्फ कि वो जो है अपने पेरेंट्स के जैसा बने, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बना हुआ है, और उसके ऊपर जिसका भी इन्फ्लुएंस होता है 3 से 4 साल के एज में, उसके पेरेंट्स का होता है, फिर उन रिलेटिव्स का होता है जो उसके साथ उसके घर पे रहते हैं। लेकिन एक अफेक्टिव होता है कोई भी इंप्रेसिव यंग यूथ या फिर यंग एडल्ट बनने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को उसकी डिपेंडेंस उसके पेरेंट्स से, मोस्ट ऑफ डिपेंडेंस, उसकी जो अधिकतर डिपेंडेंस होती है उसके पेरेंट्स पर, लाइक डिसीजन मेकिंग, कि उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है ज़िंदगी में, ये सब कुछ, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक डिपेंडेंस जो उसकी है ना,
उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसको उससे ख़त्म करना होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़ दे और अपना कहीं बाहर चला जाए रहने के लिए, अपने पेरेंट्स को मतलब ही ना रखे, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई वो घर छोड़ के जाए, किसी जॉब करने के लिए जाए, कहीं अच्छी पोस्ट पे जाए, लेकिन कम से कम उसके पास एक जॉब तो हो, कम से कम उसके पास वो आइडियाज़ तो हो, कम से कम उसके पास कोई एम तो हो जो कि उसे अचीव करना है ज़िंदगी में। और उसके आइडियाज़, उसका एम कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि वो हेल्प करे सोसाइटी की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं। अब आप ये देखो कि अगर आप इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करें तो आपको यहाँ की सिचुएशंस के बारे में पता है। वहीं पे देखो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स मेन है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे पॉवर्टी है, ऑलराइट, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे जो क्राइम केसेस हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन कम रेट पे है। वहाँ की सिचुएशंस उन लोगों को पता है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, एजुकेशन कितनी है उन लोगों की, डेली वेजेस क्या है उनके, कैसे एक्सप्लॉटेशन उन लोगों का हो रहा है, कैसे एक्सप्लॉटेशन इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो हर कंट्री के अलग अलग, जो हम कह सकते हैं अलग अलग सोसाइटी हैं, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, कम से कम उसके आइडियाज़, उसके एम्स जो हैं वो इस तरीके से तो हेल्प करे कि वो कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, वो सॉल्व कर सके, ऑलराइट। His feeling of impatience and criticism towards his parents are what put him on the lookout for new ideas, new methods which may better solve the problems of the day, and incidentally also show up his parents' generation as pretty as well stuck in the mud. अब ये क्या बोल के कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से थोड़ा आराम से बताऊं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सेकंड एलिमेंट। इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट को तो क्या कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि फर्स्ट एलिमेंट ये है, लेकिन सेकंड या फिर थर्ड एलिमेंट को इन्होंने क्लैरिफाई नहीं करा है कि थर्ड एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये जो हिज फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस है ना, यहाँ से आपका सेकंड एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है कि हाउ रिबेलियस यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग द रिबेलियसनेस इज एंड व्हाट फॉर्म इट टेक्स, कि कितने ज़्यादा रिबेलियस आप हो, यू आर हो, यानी कितने ज़्यादा रिबेलियस हो, कितने ज़्यादा रिबेलियसनेस का मतलब ये नहीं होता कि बिना बात में किसी के पीछे लग जाना या बिना बात में किसी से उल्टा बोलने लग जाना। कि कभी भी दो बंदे रिबेलियस क्यों होते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक के कुछ आइडियाज़ होते हैं, एक के कुछ आइडियाज़ होते हैं, कि क्या पता न्यू हो, क्या पता ज़्यादा इफेक्टिव हो, और दूसरी क्या पता इफेक्टिव हो लेकिन वो पुरानी हो, आज की सोसाइटी में फिट ना हो। तो अगर किसी भी दो लोगों के बीच में बहस हो रही है तो उसका मेन रीज़न ये है, उसका रीज़न ही ये है कि उनकी जो थॉट्स हैं वो अलग अलग हैं और एक दूसरे से बेटर हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो सेकंड आ जाता है कि कितने ज़्यादा रिबेलियसनेस है, कितने ज़्यादा देखो, स्ट्रॉन्ग रिबेलियसनेस का एक रीज़न है कि अपकमिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, ठीक है। जितने नए तुम्हारे पास आइडियाज़ होंगे, जितने तुम्हारे स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होंगे, जितने तुम्हारे इफेक्टिव आइडियाज़ होंगे, उतने ज़्यादा रिबेलियस तुम्हारा नेचर होगा, ठीक है। और ये जो रिबेलियसनेस है वो क्या फॉर्म लेता है, यही सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। जो इम्पेशेंस और क्रिटिसिज्म की जो फीलिंग है ना किसी एक इंडिविजुअल के अपने पेरेंट्स के खिलाफ, वो उसे उस आउटलुक पे लाके खड़े कर देते हैं जहाँ पे वो अपना खुद का दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है। दिमाग लगाने से यहाँ पे मतलब जब वो खुद से सोचने लग जाता है, खुद एक इंडिविजुअल जो है, एक इफेक्टिव इंडिविजुअल बनने के लिए खुद इंडिपेंडेंट थॉट्स, मैच्योर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है, उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, नए आइडियाज़ को सोचना स्टार्ट कर देता है, नए मेथड्स को सोचना स्टार्ट कर देता है, जो कि आज के दिनों में प्रेजेंट डे में जो कि प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उन्हें अच्छे तरीके से उन्हें बेटरली सॉल्व कर सके, और इंसिडेंटली और एक तरीके से अपने पेरेंट्स को भी शो कर सके कि जो जनरेशन है वो प्रीटी मड में मतलब स्टक, अब इस पेरेंट्स जनरेशन एज प्रीटी वेल स्टक इन द मड, और इंसिडेंटली वो अपने पेरेंट्स को ये भी शो कर सके कि उनके टाइम की जो जनरेशन है वो प्रिटिली मड में स्टक कर चुकी है, यानी उनके टाइम की जनरेशन उनके टाइम की जनरेशन का टाइम अब खत्म हो चुका है, और अब जो न्यू जनरेशन है उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम गलत तरीके से ले जाओ, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनके जो थॉट्स हैं वो पुराने हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो नए हैं, और ये बेटरली अफेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। How strong the rebelliousness in each individual is and what form it takes is the second element in determining his eventual identity. यानी अब यहाँ पे आ जाता है कि how he thinks new and differently, ये आ जाता है इसका आइडिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि ये जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिबेलियसनेस है हर इंडिविजुअल में और क्या फॉर्म वो लेते हैं उसकी। तो ये क्या हमारा सेकंड एलिमेंट है। अब जो थर्ड एलिमेंट है इज़ द नेचर ऑफ टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ टाइम्स की, ये क्या है, थर्ड एलिमेंट हमारा है कि नेचर कैसा है समय का और उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। आज के टाइम पे देखो जो नीड है टाइम की वो क्या है कि हर बच्चे के पास फैसिलिटी होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट कनेक्शन की, लैपटॉप वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए, उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास इतनी कम से कम मिनिमल फैसिलिटी होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो ढंग से आके घर आ सके, घर से अपना कॉलेज में या फिर स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके, पढ़ाई करने के बाद वो घर में आ सके, कुछ पढ़ सके, कुछ भी कर सके।
तो ये बेसिक से फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। दिस कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, और यही जो नीड है, जो नेचर है टाइम का और जो नीड है टाइम्स की, यही जो है यूथ को डिफरेंट क्वालिटीज़ में हिस्टोरिकल पीरियड्स, देखो कि कभी भी हिस्ट्री में कोई भी इन्वेंशन हुई है नई, कोई भी जो है इंसिडेंट अकर हुआ है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न समय की डिमांड थी और समय का नेचर था कि भाई कैसा समय चल रहा है, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी ज़रूरत है। उसकी वजह से ये जो नेचर एंड द नीड्स ऑफ टाइम्स है, ये बार बार यूथ को बुलाती है, और हिस्टोरिकल पीरियड्स में भी देख लो तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ उनकी बना देती हैं। एज एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन्स इन यंग मैन लूथर, एरिक एरिक्सन क्या है? ये एक राइटर का नाम है, ये उनका एग्जाम्पल लेके बता रही हैं कि एरिक एरिक्सन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं यंग मैन लूथर में। यंग मैन लूथर एक बुक का नाम है, द करप्शन ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर्स टाइम। मार्टिन लूथर भी एक ऑथर है और एक फिलोसफर है। जो देखो दिस कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स का क्या मतलब है कि ये बार बार यूथ को बुलाता है कि वो कुछ दुनिया से हटके करे, कुछ ऐसी बातों को सामने लेकर आए जो किसी और को नहीं पता, या उन्हें पता है लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो क्या लेके आती है हमारे यंग पीपल के अंदर कि वो कुछ ऐसा काम करे जो कि बाकी किसी और ने ना करा हो, वो यहाँ पे ये प्रेरणा देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो राइटर्स है, जो कि न्यू जनरेशन है, वो कुछ ऐसे ऐसी चीज़ों को भी लेके आती है जिसके बारे में उस समय के लोग बात करना भी पसंद करते थे। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हमारे एक राइटर थे एरिक एरिक्सन ने यंग मैन लूथर में जैसे कि एक्सप्लेन करा है कि मार्टिन लूथर के टाइम में जो चर्च हुआ करते थे उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ करता था। मार्टिन लूथर अगेन यहाँ पे एक ऑथर और फिलोसफर है, और हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ चर्च भी हैं। द रियल नीड ऑफ फॉर मेजर रिफॉर्म, और ये जो टाइम था ये रियल टाइम था। इस टाइम को क्या थी? इस टाइम को बिल्कुल रियल नीड थी, यानी से सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी भी रिफॉर्म की। रिफॉर्म होता है सुधार, ठीक है, सुधार करने की, ताकि सोसाइटी में ज़्यादा करप्शन ना हो। इंस्पायर्ड इन लूथर्स फियरलेसनेस, क्लैरिटी, एलिगेंस एंड प्रिजर्वेंस ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शंस, ठीक है। इंस्पायर्ड इन लूथर फियरलेसनेस, जैसे कि मार्टिन लूथर के टाइम पे चर्च में जितनी भी करप्शन हो रही थी, मार्टिन लूथर ने उसके खिलाफ उन्होंने ये बोला था कि अब जो समय है उसमें सच में हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और उनसे इंस्पायर होकर लूथर फियरलेसनेस थे, क्लैरिटी थे, एलोक्वेंस थे और प्रिजर्वेंस थी, ठीक है। एलोक्वेंस होती है स्किल ऑफ स्पीच, उनके पास क्या थी? बोलने की स्किल थी। एलोक्वेंस होती है स्किल ऑफ स्पीच। प्रिजर्वेंस होती है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। फियरलेसनेस होती है इंस्पायर्ड इन लूथर फियरलेसनेस, ठीक है, कि जो लूथर थे वो फियरलेस थे, क्लैरिटी थे, उनके पास बोलने की स्किल थी, ठीक है। एलिगेंस होता है स्किल ऑफ स्पीच, और प्रेजर्वेंस होता है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। और हीरोइक प्रोपोर्शंस की, ठीक है। इन अ लेस क्रिटिकल एज लूथर माइट हैव रिमेन्ड एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लैरिक, ठीक है। यानी जो लूथर थे उनके अंदर फियरलेसनेस भी थी, उनके अंदर क्लैरिटी भी थी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई उन्हें क्या करना है, उनके पास स्किल ऑफ स्पीच भी थी, उनके पास कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस भी थी, उन हीरोइक प्रोफेशंस की। और एक लेस क्रिटिकल एज में ही लूथर जो है वो एक अनडिस्टिंग्विश्ड क्लैरिक रह गए थे। क्लैरिक होता है फादर ऑफ चर्च, ठीक है। एक रह गए थे, उन्होंने क्यों रह गए थे? क्योंकि उन्होंने चर्च की करप्शन को खत्म करा था, इवन आफ्टर जो है फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। मैनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन, टेक्निकल इन्वेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैज बीन कन्विंस्ड बाय यंग पीपल जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। देखो वो उनकी जो एज थी, जैसे कि लूथर की जो एज थी वो बहुत कम थी, उस टाइम में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था कि वो चर्च के करप्शन को बाहर लेके आए और उसको उन्होंने ख़त्म भी करा। अब जितनी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन में, यानी जितनी भी आजकल की करंट जो टेक्नोलॉजीज चल रही है उनमें जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है उसका कारण क्या है? जितने भी टेक्निकल इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, वो यंग जनरेशन्स ने ही करी है, वो एडल्ट पीपल ने ही करी है जिनकी एज भी ज़्यादा नहीं हुई थी। वो क्यों करी है? क्योंकि वो पीपल जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे। डिससेटिस्फाइड क्यों थे? क्योंकि वो पास्ट की जो इन्वेंशंस थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, और वो प्रेजेंट के साथ भी जो है वो खुश नहीं थे कि भाई जो कुछ उन्हें आज मिला हो उसके साथ वो खुश नहीं थे। उन्हें कुछ और चाहिए थे, कुछ और पाने की उनकी ग्रीड थी। इस वजह से उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जो है क्या करे हैं, यू कैन से फाइनली कि उन्होंने तेज़ इन्वेंशंस वगैरह करे हैं। ऑल राइट, और ये जो जनरेशन्स, ये जो डिस्कवरीज हुई हैं, ये यंग पीपल ने करी हैं, और एडल्टहुड की दहलीज पे, थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, और एडल्टहुड की दहलीज पे आके ये उन्होंने इन्वेंशंस करी है। बिकॉज दे वर इम्पेशेंट विद अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड बिकॉज दे हैड नो नीड टू डिफेंड द प्रेजेंट, क्योंकि वो इम्पेशेंट थे पास्ट के अचीवमेंट्स के साथ, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं थे पास्ट के अचीवमेंट्स के साथ, और उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था कि वो प्रेजेंट को डिफेंड करें, यानी प्रेजेंट में कोई भी इन्वेंशन होने से रोके। दे वर एबल टू इन्वेंशन एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर, लेकिन वो उनके पास ये सपना था कि भाई हम पास्ट की उनके साथ खुश नहीं है, पास्ट के अचीवमेंट्स के साथ हम खुश नहीं है, हम डिससेटिस्फाइड है, और प्रेजेंट के साथ भी हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम प्रेजेंट में कोई भी जो डिस्कवरीज है या फिर जो भी इन्वेंशन है उन्हें होने से रोक सके। तो हमें यार कुछ ना कुछ करना है। उनके पास दे वर एबल टू इन्वेंशन एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर, उनके पास एक
इन्विजन था, इन्विजन होता है सपना देखना, द ड्रीम ऑफ, ठीक है। उनके पास एक सपना था कि वही नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ इन्वेंट करना, कुछ ना कुछ डिस्कवरी करनी है प्रेजेंट में, जो कि प्रेजेंट की कंडीशन को सुधारे और साथ में जो है फ्यूचर की कंडीशन को भी सुधारे। सो इसी वजह से जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह हुई हैं वो नीड एंड द नेचर ऑफ टाइम के ऊपर हुई हैं। तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना मत भूल जाना, ठीक है। ज़रूर दबाना, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना, ठीक है। और मैं जो है बहुत जल्दी जैसे इन चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइजेस को भी कवर करवाऊंगी, इन क्वेश्चंस को भी समझाऊंगी, ऑलराइट। और बिल्कुल प्रॉपर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी हर चैप्टर की वोकेबलरी एक्सरसाइजेस के लिए, उनकी ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के लिए, ऑलराइट। सो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।